अब जैसे मैं थोड़ा बच्चों को ये बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पीएचडी जो है इसके कौन कौन से पैरेलल वर्किंग चल रही है। मतलब बच्चा पीएच जो बच्चे जिनका ड्रीम है क्या मैं पीएचडी में जाके जाइए बन जाऊँ यही बन जाऊँ, तो पीएचडी की वर्किंग स्टाइल क्या है, कौन कौन से पैरेलल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है पीएचडी का। पीएचडी का स्ट्रक्चर जो बेसिक जो ग्राउंड पे सबसे लोवेस्ट जो यूनिट है वो जेईएन की है और सबसे हाईएस्ट है वो चीफ इंजीनियर। ओके। तो चीफ इंजीनियर जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर में एडिशनल चीफ होते जी। हैं। एडिशनल चीफ के अंडर में स्टूडेंट इंजीनियर जो एससी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, उसके नीचे एक्शन होते हैं, फिर आईएन होते हैं जी। इस हिसाब से एक पिरामिड की तरह इनका स्ट्रक्चर काम करता है। आज के इस एपिसोड की विशेष थीम है जिसका नाम है अभ्यर्थी से अधिकारी तक। आप सही सुन रहे हैं, अभ्यर्थी से लेकर अधिकारी तक का सफर किस तरीके से एक स्टूडेंट ने तय किया है, आज मैं आपको उनके साथ मिलवा। मैंने आपको बताया नॉन टेक्निकल लेक्चरर वाली एग्जाम मैंने क्रैक की थी, उसमें ऑल ओवर राजस्थान में 12 ही पोस्टें थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। अब जैसे मैंने आईएन की तैयारी की, मैंने एक फोकस्ड तैयारी की। वैकेंसी हो सकता है, लकीली वो वैकेंसी 2018 में आ गई जब मैं कॉलेज पास हुआ। बिल्कुल। लेकिन अगर डिले भी होता तो मैं अगर फोकस्ड तैयारी करूंगा तो मुझे आज आईएन की तैयारी करनी, मुझे आईएन नहीं मिलता है। तो आप अपने गोल की तरफ तैयारी करो, वैकेंसी आएंगी, भले कितनी वैकेंसी आएंगी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन जयपुर सेंटर में प्री के स्टूडेंट भी रहे हैं, मेंस के भी रहे हैं और आपने इंटरव्यू भी दिए हैं, तो आपका इंजीनियर्स एकेडमी में एक्सपीरियंस कैसा? मैंने जब यहाँ पहले दिन क्लास ली इंजीनियर्स एकेडमी में, उस टाइम में शायद आरसीसी की क्लास चल रही थी, तो उस क्लास लेने के बाद में मैंने वहीं ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंजीनियर्स एकेडमी में आना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेहनत करे उसका सिलेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का ये एपिसोड जिसमें हम हर बार आपको नए बच्चों से मिलाते हैं और जिसमें चर्चा करते हैं टॉपर्स के साथ में, जिसको कि आप सभी स्टूडेंट टॉपर टॉक के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड की विशेष थीम है जिसका नाम है अभ्यर्थी से अधिकारी तक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अभ्यर्थी से लेकर अधिकारी तक का सफर किस तरीके से एक स्टूडेंट ने तय किया है, आज मैं आपको उनके साथ मिलवाने वाला हूं। आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं अमित कुमार चौधरी। अमित कुमार चौधरी 2018 के इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी श्रीनगर से पास आउट है और उन्होंने उसी टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और आरपीएससी आईएन में फाइनली सेलेक्ट हुए। अमित कुमार चौधरी ने उसी टाइम पर कंटिन्यूअसली 2 बार एसएससी जेई का एग्जाम भी निकाला और भी कई सारे एग्जाम निकाले हैं। हम उन्हीं की जुबानी उनके साथ डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से एग्जाम उन्होंने निकाले हैं। अभी उनकी पोस्टिंग राजस्थान में ही पीएचडी डिपार्टमेंट में है और पीएचडी में उनकी रैंक 39 रही है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अमित जी आपका। तो अमित जी इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने यहीं से प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करी और अब फिलहाल ये पीएचडी में वर्किंग है। तो वैसे बच्चों बहुत सारे जीवन जो है ये पूरा का पूरा एक जीवन एग्जाम है जहां पर हर पल कुछ ना कुछ एग्जाम होते हैं और आप एग्जाम दे भी रहे हैं। आप जो एग्जाम दे रहे हैं जिनमें से बहुत सारे बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक जीवन के वो एग्जाम है जो आपको जॉब दिलवाएंगे। लेकिन जीवन के हर पल पर कुछ ना कुछ एग्जाम होता रहता है। आज के इस एपिसोड में हम यहीं से आज की वार्ता शुरुआत करते हैं कि जीवन में आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए अमित जी, जिसमें चाहे आप एनआईटी गए होंगे उस टाइम पर आपने एग्जाम दिया, आरपीएससी आईएन का एग्जाम दिया, एसएससी के भी कई सारे एग्जाम दिए। तो ये जो एग्जाम है जिसको बच्चे लेके कई बार परेशान होते रहते हैं, एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। एग्ज़ाम का अपन एग्ज़ाम हर बार देते हैं तो एग्ज़ाम का जो गोल होता है वो हर बार अलग अलग होता है। जीवन में एग्ज़ाम चलते रहते हैं, हर आपको मोड पे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। सबसे पहले मैंने भी एग्ज़ाम पहले 8th दिया, 9th 10th, फिर 12th का बोर्ड आ गया, फिर जेई की तैयारी की। जेई का एम था कि बढ़िया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अपने को मिले, तो बढ़िया मैंने जेई की प्रिपरेशन करके एनआईटी मेरे को श्रीनगर मिला, जहाँ से बीटेक किया। बीटेक के बाद एम था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना अपने को, तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी तो आरपीएससी आईएन सेलेक्ट हो गया मैं। लेकिन अब भी एग्ज़ाम यूँ नहीं है कि आरपीएससी आईएन हो गया तो अब यहाँ अपनी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। अब जीवन में अलग टाइप की एग्ज़ाम चली कि अपने को पब्लिक से जो अब पब्लिक डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक को अपने को डिलीवर करना है, तो वो भी एक अपने आप में एक एग्ज़ाम है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, उन पर खरा उतरना है, पब्लिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपना डिलीवर 100% करके उनको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करा सकें। तो एग्ज़ाम हर बार चलती रहती है, बस उसका एक नज़रिया, एक जो गोल है वो चेंज होता रहता है।
तो जैसे आप बहुत सारे, अभी जो आपका पीएचडी डिपार्टमेंट है इसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आपके ऐसे कई सारे मूवमेंट रहे होंगे जो आपको कई बार रात में सोते टाइम या अकेले में बैठते टाइम ऐसा महसूस कराते होंगे, हाँ यार ये काम बड़ा संतोष पूर्वक किया है अपन ने जीवन में। ऐसा कोई मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहें? मूवमेंट, पीएचडी चूंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें सबसे ज़्यादा जो पब्लिक से अटैच डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंसान को सबसे बेसिक जो नीड है वो पानी की नीड है। बिल्कुल। तो डेली चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस अपन उनको फुलफिल भी करते हैं। आज कोई जैसे पर्टिकुलर चलते रहते हैं कि पर्टिकुलर कोई रिमोट एरिया है जहाँ पानी की समस्या है, आज अपन ने कोई नया काम, नई पाइपलाइन डाल के नया काम करके अगर उस एरिया को बेनिफिट किया है तो उससे एक आत्मसंतुष्टि होती है कि लोग तो पेयजल के लिए पैसे लगा के प्याऊ लगाते हैं, आज डिपार्टमेंट ने, आज सरकार ने मुझे ये अवसर दिया है, भगवान ने अवसर दिया कि भाई अपने पब्लिक के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करके रोज़ाना शाम को एक ऐसा अच्छा काम, एक ऐसा करके कि इस एरिया में पानी की, इस पर्टिकुलर एरिया में समस्या थी उसको दूर करके जब ऑफिस से आते हैं तब एक संतुष्टि होती है कि आज अपन ने एक लोगों की समस्याओं को दूर किया। अब जैसे मैं थोड़ा बच्चों को ये बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पीएचडी जो है इसके कौन कौन से पैरेलल वर्किंग चल रही है, मतलब बच्चा जो बच्चे जिनका ड्रीम है कि यार मैं पीएचडी में जाके जाइए ना बन जाऊं, यही बन जाऊं, तो पीएचडी की वर्किंग स्टाइल क्या है, कौन कौन से पैरेलल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड है पीएचडी का? पीएचडी का स्ट्रक्चर जो बेसिक, जो ग्राउंड पे सबसे लोएस्ट जो यूनिट है वो जेईएन की है और सबसे हाईएस्ट है वो चीफ इंजीनियर की। ओके। तो चीफ इंजीनियर जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर में एडिशनल चीफ होते हैं, एडिशनल चीफ के अंडर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो एससी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, उसके नीचे एक्सएन होते हैं, फिर आईएन और जेईएन जी। इस हिसाब से एक पिरामिड की तरह इनका स्ट्रक्चर काम करता है। और पीएचडी चूंकि अब वर्तमान में पीएचडी का जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है। पहले जो अपन ग्रामीण एरिया में घर में टूटी नहीं होती थी, आप बाहर एक पब्लिक स्टैंड लगा रहता था, वहां से पानी भर के लाते थे, घंटों लगते थे। अब जल जीवन मिशन के बाद में अब घर घर जो पीएचडी का घर घर पानी पहुंचाने का जो टारगेट है वो वर्तमान में प्रगति रहता है। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में अमृत के नाम से स्कीमें जो चल रही हैं वो शहरी जेजीएम के नाम से काम कर रही हैं। और जो पैरेलल डिपार्टमेंट है, क्योंकि पीएचडी ग्राउंड, अंडरग्राउंड लाइनें, पाइपलाइन लाइनिंग होती है, अपन जो पानी होता है सरफेस वाटर वो कैनाल बेस्ड होता है, तो कैनाल तो डब्ल्यूआरडी और पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए पीएचडी को आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आज के एरा में आप जो ये बात कर रहे हैं कि पीएचडी अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कनेक्टेड है, और आज का जो वर्ल्ड है या पूरी दुनिया है वो बड़ी तेज बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे एआई का जमाना आ गया, स्काडा आपके पीएचडी में चली रहा है और अदर डिपार्टमेंट से भी आपको कनेक्शंस रखने हैं, तो ये किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करके और काम करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं? कोऑर्डिनेट वर्तमान में क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सब आपस में ग्रुप्स के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मीटिंग्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी जो पेयजल हेतु जो अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी आ रही है, स्काडा हो, अपने को सेंसर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सेंसर हैं, सारे यूज करते हुए और आज अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारों डब्ल्यूआरडी और पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पाइपलाइन जो लेइंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है तो डिसमेंटलिंग का काम भी होता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जुड़ के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके ही आगे अपन इसमें कार्य करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, मुझे एक बात बताओ कि बच्चे जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो इंजीनियरिंग, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग फील्ड में ही आप आ गए, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करके और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब कर रहे होते हैं, जैसे XYZ SSC CGL का एग्जाम दिया है या पटवारी का एग्जाम दिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग के होते हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं अंदर आकर, डिपार्टमेंट में आकर, कि इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग आना कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, मतलब ये, और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? मेरा पर्टिकुलरली यही मानना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंजीनियर नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी देता है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो इंजीनियर होता है उसको पर्टिकुलरली अपने फील्ड में जो वर्क करने में जो उसका एक्सपीरियंस और जो उसकी एफिशिएंसी निकल के आती है वो अदर डिपार्टमेंट में या अदर वैकेंसी में करके नहीं आती है।
लेकिन जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग वैकेंसी जो अगर डिले हो जाती है तो स्टूडेंट क्या करता है कि नॉन टेक्निकल की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर वो वहाँ फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। मेरी भी नॉन टेक्निकल जैसे लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। लेकिन मैंने प्रेफर किया एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि उससे क्या है मैं पब्लिक डीलिंग में मैं पब्लिक को ज़्यादा बेहतर रूप से पब्लिक से कनेक्ट कर पाऊंगा। मेरी इंजीनियर स्किल्स जो है, चाहे वो डिजाइनिंग हो या जैसे अब पाइपलाइन मैं पीएचडी में करता हूँ तो फ्लूइड का है, स्ट्रक्चर डिजाइन करते वो हैं, प्रैक्टिकली वो आपके प्रैक्टिकली कनेक्ट मैं में। उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। अगर मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में चला गया तो मेरी जो स्किल जो मैंने गेन किए हैं थ्रू एनआईटी गेन किए हैं या मैंने प्रिपरेशन के दौरान गेन किए हैं, वो मैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। नॉन टेक्निकल में उसका उसकी एफिशिएंसी उसकी स्किल बाहर नहीं आती। एग्जैक्टली। तो ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो फ्यूचर के एस्पिरेंट है, जो फ्यूचर में जईएन अईएन बनने वाले हैं, इनको क्या सलाह देना चाहोगे फिर उनको आप? मैं यही देना चाहूंगा, वैकेंसी कई बार क्या होता है कि डिले भी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, कम भी आती है वैकेंसी। अब जैसे कम वैकेंसी थी, कम वैकेंसी का आपको मैं एग्जांपल दूं जी। कि मैंने आपको बताया नॉन टेक्निकल लेक्चरर वाली एग्जाम मैंने क्रैक की थी, उसमें ऑल ओवर राजस्थान में 12 ही पोस्टें थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। अब जैसे मैंने आईएन की तैयारी की, मैंने एक फोकस्ड तैयारी की। वैकेंसी हो सकता है, लकीली वो वैकेंसी 2018 में आ गई जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ, बिल्कुल। लेकिन अगर डिले भी होता है तो मैं अगर फोकस्ड तैयारी करूंगा कि मुझे यार आईएन की तैयारी करनी है, मुझे आईएन ही बनना है, तो आप अपने गोल की तरफ तैयारी करो। वैकेंसी आएंगी, भले कितनी वैकेंसी आए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप कॉन्फिडेंस बना के रखें। और मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जॉब करनी है, जो फील्ड की जॉब है, वो करना ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे आप अपनी स्किल का और अपने नॉलेज का फील्ड पे एक्चुअल में जो पब्लिक के लिए वो आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत बढ़िया। तो मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आपने 2018 में पास आउट होते ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, ये बड़ी ही अवेयरनेस वाली बात है, बच्चों को कई बार पता भी नहीं होता है। और आप यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन जयपुर सेंटर में प्री के स्टूडेंट भी रहे हैं, मेंस के भी रहे हैं, और आपने इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आपका इंजीनियर्स एकेडमी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसका मैं आपको स्टार्टिंग से, जब मैंने कॉलेज में फॉर्म फिल किया इसका, तब उसकी एग्ज़ाम की डेडलाइन सितंबर के आसपास थी। तो थोड़ा एक बार के लिए मन में आया कि टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर किस्मत से वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई, आगे हाँ, दिसंबर में हो दिसंबर गई। में हो गई थी। तो फिर मैंने बहुत सारे साथ के स्टूडेंट जो कॉलेज से निकले थे, कोई कहीं तैयारी करने गया, कोई कहीं करने गया, लेकिन थोड़ा सा आर्थिक रूप से उतने सक्षम उस टाइम नहीं थे। तो मैंने जयपुर सेलेक्ट किया। मैंने कहा जयपुर अपन तैयारी करते हैं। मैंने 2-3 कोचिंगों में डेमो क्लासें भी ली। लेकिन मैंने जब यहाँ पहले दिन क्लासें ली इंजीनियर्स एकेडमी में, उस टाइम में शायद आरसीसी की क्लास चल रही थी। तो उस क्लास लेने के बाद में मैंने वहीं ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंजीनियर्स एकेडमी में आना। और एक मैंने वहाँ पे और डिसाइड ये कर लिया था कि मैं अगर इंजीनियर्स एकेडमी में भी पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस भी कोचिंग में मैं इंजीनियर्स एकेडमी में जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं फुल्ली फोकस्ड मैं यहीं तैयार उन पे बिलीव, क्योंकि इतनी फैकल्टी पढ़ा रही है, इतनी अच्छी पढ़ा रही है, तो वो जो नोट्स बनवा रहे हैं, जो अपने को रिकमेंड कर रहे हैं बुक्स से, उसके अदर इंजीनियर्स एकेडमी के अदर्स मैंने किसी भी कोचिंग की ना मैंने टेस्ट सीरीज ली, ना मैंने इंटरव्यू के लिए मैं कहीं गया, ना मेंस के लिए गया। मैंने फुल्ली इंजीनियर्स एकेडमी पे बिलीव रखा, अपनी मेहनत करता गया और मेरे को लास्ट में आउटपुट मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं मतलब मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को यहाँ से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, और इतनी अच्छा सिस्टम, इतनी अच्छी फैकल्टी और सारा कुछ सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप मैं कोचिंग को फॉलो करता गया, प्री मेंस और लास्ट में इंटरव्यू। मेरे को इंटरव्यू तक उन्होंने मदद की और लास्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप भले किसी कोचिंग से कर रहे हो, आप फेथ उस कोचिंग पे फेथ रखो कि ये कोचिंग ही अपने को सिलेक्शन दिलाएगी। आप मेहनत करते जाओ, आप इधर उधर मत भटको कि ये किताब पढ़ ली, मैं इधर से ले आया, उस कोचिंग में गया, ये किया। आप बिलीव सिस्टम रखो, खुद पे बिलीव रखो, अपनी फैकल्टी पे बिलीव रखो, तो आपका सिलेक्शन 101%। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट राउंड की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब यानी आरपीएस से ईएन बनने के, आरपीएससी में ईएन में सिलेक्शन होने के बाद में जीवन में क्या बदलाव आया आपके? जीवन का बदलाव आपने जब जैसा स्टार्टिंग में बताया
कि एक अभ्यर्थी से अधिकारी बन गया है। बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ा मैं बदलाव मानता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ कोचिंग में आया था और और आज आज आप अधिकारी की एज ए तरह हैं। अधिकारी बन के आया हूँ। ये बहु- सबसे बड़ा बदलाव मैं बहुत बढ़िया, मानता हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट हॉबी? हॉबी मेरी क्रिकेट, क्रिकेट। क्रिकेट में बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग। बैटिंग में कौन फेवरेट है, सचिन या कोहली? कोहली। एंड फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर धोनी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप जीवन में जैसे आप तैयारी से आप, क्योंकि अपन स्टूडेंट को मैसेज ये तैयारी के लिए कि भाई आप इतने सारे अपने पास सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। आपका जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, हाँ। किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन अकेला फेवरेट सब्जेक्ट आपको ना तो सिलेक्शन दिला सकता, ना आपको सक्सेस दे सकता। एग्जैक्टली। तो अकेली बैटिंग ही आपको मैच नहीं जिता सकती। हम्म। तो उसके लिए आपको धोनी की तरह 360 होना पड़ेगा। हम्म। वो 360 प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको वो हर जगह बॉलर के पास भी रखते थे, बैटिंग के पास भी। उनको उस दिमाग में सब चलता रहता था कि किसको बॉलिंग देनी है, किसको बैटिंग देनी है, कहाँ फील्ड लगानी है, कहाँ कीपिंग करनी है। अब तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने को पूरे जितने अपने, अब वहाँ स्टेडियम होता है इसलिए वहाँ ग्राउंड में रखते हैं, यहाँ अपने को पूरी जितने सब्जेक्ट हैं अपने, उन सब पे अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, तब जाके अपने को सक्सेस मिलेगी। अकेले बहुत फेवरेट बढ़िया, सब्जेक्ट से नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बीइंग ए इंजीनियर आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल हैं? नाइट आउट, वो तो एज इंजीनियरों की एज यूजुअल होती है। और नाइट आउल में क्या पीना पसंद करते हैं, चाय या कॉफी? चाय, इंजीनियरों की फेवरेट होती है चाय, चाय पीना। तो इंजीनियर्स एकेडमी में आपने तैयारी करी, तो आपके फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट आरसीसी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम थे। आरसीसी हमें पढ़ाते थे, नीलोत्पल सर पढ़ाते थे। हाँ, अभी भी पढ़ाते हैं। तो अभी तो उनका मतलब जो पढ़ाने का अंदाज था, जो तरीका था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए शायद आरसीसी में मेरा और रुझान बढ़ता गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रवि सर पढ़ाते थे, हाँ, तो वो भी क्योंकि एसएफडी बीएमडी वगैरह रवि होते सर हुए। बड़े बच्चों के फेवरेट हैं, सोम, टॉस और आजकल स्टील भी वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और नीलोत्पल सर बीएमसी एंड आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन के सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो नीलोत्पल सर जो एक्सप्लेन करके जो कॉन्सेप्ट बताते थे, उससे आपको बार बार कंफ्यूज होने की वो नौबत नहीं आती थी। आपको एक बार बता दी, आप एकदम कॉन्सेप्चुअल हो जाओगे। इतना अच्छा पढ़ाते थे। मेरा पर्सनली उनसे इंटरेक्शन भी बहुत था, इसलिए मेरे को वो एनी टाइम याद रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट सवाल है, आपका फेवरेट मॉडल? मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा के आज इस काबिल बनाया है कि आज मैं यहाँ आपके साथ एज अधिकारी बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब तो शादी हो गई, तो अब क्या पर्सनल लाइफ में और इम्पोर्टेंस वाइफ की बढ़ी है हाँ, या? वाइफ की इम्पोर्टेंस बिल्कुल शादी के बाद, क्योंकि अब अपने को पता ही है कि वो अर्धांगिनी होती है। हाँ। तो पत्नी का रोल बहुत लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आज के दिन वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है उसके लिए। ऐसी 3 चीजें जिनको आप कभी भी रह नहीं सकते, जिनके बिना? मैं मेरी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। मैं महीने में, मेरे को कितना ही मैं बिजी हो, मैं 1 या 2 बार जरूर मेरे परिवार के पास जाता हूँ। एक आज का टाइम है, मैं मोबाइल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। कुछ तो क्या है, वर्कलोड, वर्क भी आजकल मोबाइल के थ्रू डिजिटल हो गए हैं। हाँ। वर्क के अलावा भी मैं मोबाइल से काफी लगाव है मेरा। और तीसरा, जब मैच होता है, जब क्रिकेट होता है, हाँ। तब मैं मैच को भले कितना इंपॉर्टेंट कुछ भी काम हो, मैं क्रिकेट मैच देखने मैच के आपको लिए देंगे। एक मेरा लास्ट सवाल और है कि रियल लाइफ में अब आप जो पीएचडी में काम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप रिलेट कर रहे हैं या थियोरटिकल वाले सब्जेक्ट आपके रियल लाइफ में काम आ रहे हैं? यहाँ जो सब्जेक्ट प्रिपरेशन के दौरान पढ़े, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाइड्रोलिक्स जो पढ़े, क्योंकि ये फ्लूइड और लिक्विड मतलब जो पानी से संबंधित थे, और जो कॉन्सेप्ट है एसएसएफ का हो, आरजीएफ का हो, ट्रीटमेंट का हो, बैक्टीरियोलॉजिकल केमिकल ट्रीटमेंट जो भी है, जो यहाँ पढ़े, वो दो टॉपिक, जो 2 सब्जेक्ट थे, वो मेरे को एज इट इज वहाँ बहुत प्रैक्टिकल काम नॉलेज में भी काम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल और मैं करूंगा जिसका आप डिटेल में आंसर दे सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखने के लिए तैयारी बोलना चाहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को निकालें और आपकी जगह आपकी वाली हॉट सीट पर आके बैठे और हम उनके साथ भी चर्चा करें? सबसे मैं पहले तो यही, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपको खुद पे और जहाँ आप पढ़ रहे हो उस पे आपको बिलीव सिस्टम डेवलप करना होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ।
कॉन्फिडेंस रखना होगा, और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस रखना होगा। एक अपने जहाँ भी कोचिंग जैसे मैंने किया, यहाँ की फैकल्टी पे मैंने पूरा विश्वास किया, यहाँ जो स्टडी मटेरियल दिया गया उस पर मैंने पूरा विश्वास किया, और जो टेस्ट सीरीज होती थी, मॉक इंटरव्यू भी मैंने यहीं पे तैयारी की थी। अब मैं इतने बड़े आरपीएससी का इंटरव्यू तो अपने आप में बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है, लेकिन मैंने यहाँ के मॉक इंटरव्यू के बेस पे ही वहाँ के मॉक इंटरव्यू को, वहाँ के रियल इंटरव्यू को फेस किया था। तो आपको बिलीफ सिस्टम बनाने के बाद में सिलेक्शन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, आप क्वांटिटी में भले ना पढ़े, आप क्वालिटी में पढ़े। जैसे मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं गिन के नहीं पढ़ता था कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा। आप पढ़ो इतनी देर, ऐसा पढ़ो कि वो सिस्टम आपको उसको दोबारा ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ साथ शॉर्ट नोट, जो यहाँ की हैंडबुक थी, मैंने हैंडबुक भी यहाँ की ली थी, तो आप साथ साथ में आपको जो लगता है ये इम्पोर्टेंट है, मैं भूल सकता हूँ, या ये मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत है, उसको आप हैंडबुक में मोस्टली तो सारा कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन आपको एडिशन में ऐड करना चाहो तो आप शॉर्ट नोट की बहुत ज़रूरत है। मैंने लास्ट मोमेंट पे मैं धीरे धीरे शॉर्ट नोटों को इतना छोटा करता गया, लास्ट में मैंने 2 पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो आप फॉर्मूले हो चाहे की पॉइंट हो, उनको आपको लिखना पड़ेगा। और रेगुलरली आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज और जो भी वो गाइड करते हैं उनको आप फॉलो जरूर करें। मेरा तो ये पर्सनली यही है, इधर उधर आप ना भटके, जहाँ तैयारी कर रहे हो जम के तैयारी करो। वैकेंसियाँ आती जाती रहती हैं और आएंगी, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेहनत करे उसका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने टाइम दिया और बच्चों को गाइड किया। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर जैसा अमित कुमार ने किया है, हम सबको ये उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में आप भी उसको करें, और इस एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, कॉलेज में सबके साथ शेयर करें। कम से कम 2 इंजीनियरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपनी सफलता, इस सफलता की पूरी जो जर्नी है, जो पूरे तरीका है, इसमें उनको भी हेल्प हो सके। और आने वाले एपिसोड में और भी हम स्टूडेंट के साथ में, और भी अधिकारियों के साथ में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपके मन के पॉइंट हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। वो आपके मन में क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं और किन से पूछना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में, उन अधिकारियों के साथ में, उन देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उन सबके साथ में हम डिस्कस कर सकें, और आने वाले दिनों में उन पर भी चर्चा कर सकें, और आपको बेहतरीन हम गाइड कर सकें। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।